Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. So let's start with our discussion about this session, and in this particular session we are going to discuss about the king of good times. Now we are actually discussing about the issue of extradition of Vijay Mallya. You must have recently heard about this thing that in a particular podcast Vijay Mallya ने कहा कि बैंक ने जितना पैसा एक्चुअली ओड था उससे ज्यादा रिकवर कर लिया है, तो अब शायद उन्हें चोर बुलाना या उनके अगेंस्ट एलिगेशंस इस तरीके के लगाना वो सही बात नहीं है. बट दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी, है ना. ये चीज बात सही है कि, और ये चीज कोर्ट्स में भी एक्सेप्ट की गई है कि बैंक्स ने अराउंड 12,000 13,000 करोड़ ऑफ रुपीज रिकवर कर लिया एसेट्स के थ्रू, एंड ऑन द अदर हैंड जो डेट था दैट वाज ऑफ अराउंड 7,000 करोड़. बट देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स विच आर इन्वॉल्व ओवर हेयर. 2018 में जब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसके अंदर एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया विजय माल्या को, तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस और थे. चलिए आज हम उस केस के बारे में डिस्कस करते हैं. सो दिस एंटायर इशू इज रिलेटेड टू किंगफिशर एयरलाइंस, है ना. 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस स्टार्ट होती है, 2005 में उसके ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं. बट उसी के साथ साथ क्योंकि 2007 और 8 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, जो रिसेशन ग्लोबल वर्ल्ड में आया था बिकॉज ऑफ द सब प्राइम मॉर्गेजेस एंड अदर इश्यूज ऑफ यूके स्टॉक मार्केट, तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे भी पड़ा. एंड एविएशन सेक्टर इन आर इंडस्ट्री और इन आर कंट्री वाज आल्सो सीवियरली अफेक्टेड. एंड देयर बाय किंगफिशर एयरलाइंस ने जो मल्टीपल लोन्स बैंक से लिए हुए थे टू कीप देम ऑपरेटिव, वो रिपे नहीं कर पाए. एंड इवेंचुअली इन अक्टूबर 2012 किंगफिशर एयरलाइंस सीजेस इट्स ऑपरेशन. देन सब्सिक्वेंटली 2016 में जब उनके ऊपर केस एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला था, उसके जस्ट पहले विजय माल्या वेंट टू और फ्लीड टू यूके. अब एलिगेशंस हैं क्या उनकी कंपनी के अगेंस्ट या उनके अगेंस्ट? सो द फर्स्ट एलिगेशन इज अबाउट लोन डिफॉल्ट्स. So Mallya and Kingfisher took loans from a consortium of Indian banks which remained unpaid after the airline's collapse. और इसमें मल्टीपल रीजंस दिए गए कि एयरलाइन का कोलैप्स क्यों हुआ. कुछ लोगों ने कहा एयर डेक्कन को परचेज किया, कुछ लोगों ने कहा कि लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के केस में आप जिस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे थे दैट वाज आल्सो समथिंग जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था. बट मल्टीपल रीजंस की वजह से एयरलाइंस का कोलैप्स होता है और वो बैंक के डेट्स को रिपे नहीं कर पाती है. देन सब्सिक्वेंटली एक चीज बहुत इंटरेस्टिंगली आगे जाकर सामने आती है दैट द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ दिस कंट्री विच इज एन अथॉरिटी जो कंपनीज एक्ट के अंडर स्टैब्लिश होती है, आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे. द एसएफआईओ फाउंड किंगफिशर अंडरस्टेटेड इट्स लॉसेस बाय ओवर मोर देन 7,000 करोड़ फ्रॉम 2008-9 टू 2011-12. कि इन्होंने अपने लॉसेस को ज्यादा करके नहीं बताया, इन्होंने एक्चुअली ऑन द अदर हैंड अपने लॉसेस को कम करके बताया ड्यूरिंग दिस एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 4 years. And then subsequently, under the Fugitive Economic Offenders Act of 2018, in 2018, Mallya was declared as a fugitive economic offender by a Mumbai court under the FEO Act. क्योंकि जब allegations आगे बढ़ते गए और फाइनेंशियल स्कैम्स इस कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली न्यूज में आना शुरू हो चुके थे, तो माल्या के ऊपर भी शायद एक्शन होने वाला था विजय माल्या के ऊपर, तो उसके पहले वो यूके की तरफ निकल जाते हैं. अब ईडी के एलिगेशंस क्या हैं? एक जो चीज आपने उस बड़े ही फेमस से पॉडकास्ट में सुनी होगी, माल्या ने कहा कि भाई बैंक्स की तरफ मेरी लायबिलिटी या किंगफिशर एयरलाइंस की लायबिलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट वाज क्लोज टू 6,500 करोड़, बट दे हैव रिकवर्ड मोर देन 13 और 14,000 करोड़. तो फिर वो पूरा का पूरा एलिगेशन है ही किस चीज का? पॉइंट क्या है, यहां पर विजय माल्या एंड उनकी कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी अप्लाई हुए या मनी लॉन्ड्रिंग के भी एलिगेशंस लगे. So जैसे ED alleges that Mallya diverted more than 3,500 crore rupees of the loan money abroad. And along with that, this particular money was actually used, the loan money was actually used for personal enrichment as well, such as the funds were allegedly used to fund his F1 team and the IPL franchise and certain properties in UK as well. This is the case जहां पर फिर ED involved होता है माल्या के इशू में. And eventually, when Vijay Mallya ran away from the country, then subsequently, ED attached several of Mallya's domestic and international properties under the Prevention of Money Laundering Act. ठीक है? अब यहां पे आपने देखा होगा तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने अपने लॉसेस को कम करके दिखाया ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 2008 टू 2012. अब ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है क्या? सो दिस पर्टिकुलर ऑफिस वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड इन 2003 जब अर्ली टाइम पीरियड पे ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
उन रिफॉर्म्स के टाइम पे हर्षद मेहता स्कैम एंड अलॉन्ग विद दैट अर्ली 2000 में जब सत्यम स्कैंडल्स या एनरॉन स्कैंडल सामने आता है, तब फिर इस पर्टिकुलर ऑफिस को बनाया जाता है. एंड दिस पर्टिकुलर ऑफिस एक्चुअली वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द लीगल अथॉरिटी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ऑफिस इज कंपनीज एक्ट. एंड कंपनीज एक्ट का भी स्पेशली सेक्शन 211 talks about the establishment of this particular office. and SFIO का काम क्या होता है? तो ये बहुत जो हाई लेवल के स्कैम्स होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर दिस पर्टिकुलर ऑफिस गेट्स इन्वॉल्व्ड. सो SFIO बेसिकली इन्वेस्टिगेट्स कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, white collar crimes that require expertise in accounting, law and forensic auditing, and along with that interagency coordination with bodies like ED, CBI, income tax department, SEBI, etc. ठीक है. अब ये एक तरफ बात है. एक तरफ बात है कि बैंक्स को जो आपने डेट, बैंक से जो आपने डेट लिया था वो आपने रिपे किया या नहीं किया. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बात है जो मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगे. एंड सिंस 2016 जब से विजय माल्या एक्चुअली फ्लीड टू यूके, उसके बाद से ये चीज प्रोसेस में है, विच इज द एक्सट्रेडिशन स्टेटस और द एक्सट्रेडिशन ऑफ विजय माल्या. अब ये क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरीके से फंक्शन कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 2016 में विजय माल्या रीचेस यूके एंड देन सब्सिक्वेंटली इंडियन गवर्नमेंट सबमिट्स द रिक्वेस्ट ऑफ हिज एक्सट्रेडिशन. एंड एक्सट्रेडिशन के बारे में आपको पता होगा कि व्हेनेवर अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम इन अ पर्टिकुलर कंट्री और whenever a person is actually supposed to stand a trial for the prosecution of any particular offense which he has committed in that particular country and वो उस कंट्री से भाग के कहीं जा चुका है, तो जिस कंट्री में वो भाग के गया है वहां से उसको वापस बुलाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्सट्रेडिशन कहते हैं. सो 2016 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने सबमिट करी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट, बट देन सब्सिक्वेंटली विजय माल्या फाइल्ड certain petitions in the domestic courts of United Kingdom against this particular extradition. But Malia had to face a failure over there as well. And in December 2018, a UK court approved Vijay Malia's extradition to India. And Malia appealed to the appellate authorities or the appellate court of United Kingdom, which rejected the appeal in 2020. But since 2020, आज 5 साल निकल चुके हैं और अभी भी विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है. Why? Because the UK government confirmed, though the UK government confirmed in 2020 that Malia had exhausted all legal appeals, the extradition had since been delayed due to unspecified confidential legal issues. हमने हमेशा ये चीज डिस्कस करी है कि इंटरनेशनल लॉ बहुत ही वीक किस्म का लॉ होता है ना, क्योंकि वहां पे आप जिन लोगों के ऊपर या जिन एंटिटीज के ऊपर आप उस लॉ को अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज सॉवरेन एंटिटीज. एंड भले ही वहां पर यूके के कोर्ट्स ने एक्सट्रेडिशन के अगेंस्ट या एक्सट्रेडिशन के फेवर में एक तरीके से जजमेंट दिया, विजय माल्या के अगेंस्ट में जजमेंट दिया, स्टिल द एक्सट्रेडिशन इज एक्चुअली अंडर लॉगरहेड. व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल लीगल मैटर्स. सम से कि ये कॉन्फिडेंशियल लीगल मैटर्स एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, that the status of jails in the Southeast Asian या South Asian countries is something which is not good. There is a particular apprehension about receiving a fair trial in this country as well. But perhaps the debt which was owed to the bank, that was paid, but the offense of money laundering which is still pending, that is something which is to be resolved over here. And let's hope slowly and steadily the Indian government is in a position to let the UK authorities know that a person who commits an economic offense in this country should stand a trial as well. बाकी देखते हैं कि यूके गवर्नमेंट उनको एक्सट्राडाइट करती है या नहीं करती. आई होप क्रक्स ऑफ द इशू आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक अब आपको न्यूज़पेपर में दिखता रहेगा. ठीक है, बाकी आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल, है ना, और सेशन में आपको चीजें समझ में आ गई हो. विद दिस आई टेक योर लीव. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए. हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. Thank you so much.